वेलकम बैक वंस अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 11th के रिगार्डिंग 1 and 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स इनको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट सेशन में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देखिए अगर मैं आपके पूरे कोर्स की बात करूँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा एंड जो चैनल पे नए आ रहे हैं यहाँ पे ओपन करिएगा इस प्ले लिस्ट को। यहाँ पे आपको टोटल 15 लेक्चर्स मिलेंगे। आपके 10 चैप्टर्स को मैंने वन शॉट्स में, ऐसा नहीं कि हवा हवा में कवर किया है, पूरा कंप्लीट एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है। मे बी 1 या 2 टॉपिक छूट गए होंगे, उनको मैं कवर कराऊंगा। क्लियर। बाकी आपका 99.9% सिलेबस मैंने पूरा कवर कराया हुआ है। 15 लेक्चर हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड अगर आप 15 लेक्चर्स को देखोगे अच्छे से एंड इन 1 मार्क क्वेश्चन को देखोगे एंड नेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल सेशन लाऊंगा, आई गारंटी यू कि आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाओगे। अगर 70 आउट ऑफ 70 नहीं, 68 67 तो कहीं नहीं गए हैं आपके मार्क्स यहाँ पे। एंड देखिए अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे आपने तो MCQ सेशंस लाए, MCQ से हमारा क्या फ़ायदा। देखिए आपके एग्जाम में 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कुछ बच्चे मेंशन करते हैं ये तो हम इजीली चीटिंग वगैरह करके, देखिए यहाँ पे चीटिंग करोगे बोर्ड में, नीट में, आगे लाइफ में, बट एक ना एक दिन वो जो चीटिंग है वो आपको भारी पड़ेगी। क्लियर। क्योंकि हमेशा जो चीटिंग होती है वो भारी पड़ती है। हमेशा लाइफ में आप कामयाब उससे नहीं हो जाओगे। सो हमेशा अगर आपको मार्क्स कम भी मिलते हैं, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से तैयारी करिए, अच्छे से वर्क करिए। क्लियर। नाउ देखिए अब इन MCQ से आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, ये खाली यहाँ पे MCQ ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पे 2 मार्क एंड 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको बोलेंगे व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड, मेंशन एनी 2 या 3 फैक्टर्स जिन पे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड है। सो अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसका मतलब आपसे 2 मार्क एंड 3 मार्क के क्वेश्चन ईजिली बनेंगे। क्लियर। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको खाली ऑप्शन ही नहीं बोलूंगा, उस ऑप्शन के पीछे लॉजिक भी बोलूंगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। क्लियर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन, सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्यों नहीं आएगा, बी क्यों आएगा, सी और डी क्यों नहीं आएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड जो बच्चे नीट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, एंड यहाँ पे मैंने 73 क्वेश्चन लिए हैं। आपसे एटलीस्ट 65 प्लस बनने चाहिए अगर आपने साल भर नीट की तैयारी की। अगर आपसे 65 प्लस नहीं बनेंगे, इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। क्लियर। नाउ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। नाउ अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं एंड जिसको डायमेंशंस में इन डिटेल ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, इसी प्ले लिस्ट में मैंने ऑलरेडी जो फॉरेस्टर वाला लेक्चर 1 है उसमें इन डिटेल डायमेंशंस के ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। नाउ फर्दर देखिए विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, कौन से पेयर में इक्वल डायमेंशंस आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर। विच पेयर डोंट हैव इक्वल डायमेंशंस, देखिए फोर्स एंड इम्पल्स, देन यहाँ पे इनर्जी एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। यहाँ पे क्लियर, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। यहाँ पे आपको बोलना है विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। यहाँ पे जब आप इनर्जी एंड टॉर्क को यहाँ पे देखोगे, क्लियर, इनर्जी एंड टॉर्क को यहाँ पे देखोगे, टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। क्लियर। एंड इनर्जी के जो डायमेंशन हमारे पास होते हैं, दे आर दी डायमेंशन ऑफ वर्क। सो वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो इनर्जी एंड टॉर्क के हमारे पास सेम डायमेंशन होते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स एंड इम्पल्स की, देखिए फोर्स के डायमेंशन एवरीबडी नोज, फोर्स हमारे पास होता है MA। क्लियर। इनकी M1 L1 T-2, दीज आर दी डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास। क्लियर। M1 L1 T-2। एंड अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इंटू टाइम। दियर फोर इम्पल्स एंड फोर्स जो हमारे पास होते हैं इनमें सेम डायमेंशन आपको नहीं मिलेंगे। एंड इम्पल्स हमारे पास होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। इस पेयर में आपको इक्वल डायमेंशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से डायमेंशन क्या बनेंगे, M1 L1 T-2 इंटू यहाँ पे टाइम के डायमेंशन T1। सो इम्पल्स के डायमेंशन निकल के आते हैं M1 L1 T-1। सो देखिए इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे इक्वल डायमेंशंस नहीं मिलेंगे। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स की कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, इन डिटेल मैंने आपको समझाया हुआ है। सो इनमें आपको अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, इनमें आपको यहाँ पे
इक्वल डायमेंशंस मिलेंगे। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट में। इलास्टिक मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस हमारे पास हैं, यंगर्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सभी के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस हैं सेम है। क्लियर, इन पांच के लिए, इन पांच क्वांटिटीज के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस हैं दे आर सेम। क्लियर, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जेके बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। नाउ मैं यहाँ पे 1990s या फिर 1996 या फिर 2010 यहीं तक क्यों ऑब्जेक्टिव्स ला रहा हूँ, या फिर 2015 तक ही क्यों? क्योंकि देखिए आपके बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे वो नीट, जेके, सीईटी, एम्स वगैरह के पुराने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं नीट की बात करूं, नीट में अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है वो कहाँ से लाया जाता है? वो जेई का PYQ होता है। क्लियर, सो अगर आपको नीट में एक्सेल करना है, आपको जेई के PYQs लगाने हैं, JEE के एटलीस्ट आपको 1990s एंड अर्ली 2010 यानी कि 2010 तक, 1990s एंड 2010 तक आपको ऑब्जेक्टिव्स जेई के आने चाहिए, तब आप नीट में अच्छे से एक्सेल करोगे। नाउ सेम आपके बोर्ड में आपको नीट के पुराने क्वेश्चन एंड जेके सीटी के पुराने क्वेश्चन आने चाहिए, तब आप बोर्ड में एक्सेल करोगे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एन इक्वेशन इज गिवन हियर बाय, आपको इक्वेशन क्या गिवन है? P + A/V²। क्वेश्चन के ऊपर अपना फोकस रखिए। देखिए equation is given by P + A/V² equal to B into delta by V, where P is pressure, V is volume, theta is absolute temperature. If A and B are the constants, the dimensions of A will be. So इसने हमें इक्वेशन दी है P + यहाँ पे A/V² एंड हमें डायमेंशनल रूल्स में ये चीज़ पता होती है, या फिर मैथमेटिक्स में हमें बेसिक चीज़ पता होती है कि हमेशा किन क्वांटिटीज़ का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, उन क्वांटिटीज़ का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर उन टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है जिनके यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारे पास सेम होते हैं। देयरफॉर P को ऐड किया गया है A/V² एंड आपको डायमेंशन ऑफ A निकालने। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। क्लियर, सो देखिए इसने यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर में ऐड किया है A/V² को। इसका मतलब ये जो A/V² है ना, इसके यूनिट एंड डायमेंशन विल बी इक्वल टू P एंड P इसने नाम दिया है किसको? प्रेशर को। सो मामला यहीं पे ख़त्म। क्लियर, सो आप लिखोगे देयरफॉर P यानी कि डायमेंशंस ऑफ यहाँ पे P विल बी इक्वल टू A/V² एंड V इसने वॉल्यूम दिया है, A कॉन्स्टेंट, A के डायमेंशन हमें निकालने हैं। प्रेशर के डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं? M1, अच्छा देन L1T-2। क्लियर, M1 L1T-2। क्लियर, M1 L1, वेट ए सेकंड, M1 L1, वेट ए सेकंड। प्रेशर की अगर मैं बात करूं, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर, प्रेशर हमारे पास क्या होता है? प्रेशर हमारे पास बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर, फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स के डायमेंशन हमारे पास देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि M, एक्सेलरेशन के LT-2। क्लियर, एंड अगर मैं प्रेशर के डायमेंशन की बात करूं, प्रेशर के डायमेंशन हमारे पास होते हैं, सो दीज आर दी डायमेंशन बेसिकली। आप प्रेशर यहाँ पे इसमें हमें डिवाइड करना होता है एरिया यानी कि L2। सो आपके पास डायमेंशन क्या आएंगे? M1 L2 जब ऊपर जाएगा ये बनेगा -2, सो दिस विल बी L-1, यहाँ से आपका T-2। क्लियर, सो M1 L-1 T-2, दीज विल बी डायमेंशन आपके के यहाँ पे। एंड वॉल्यूम के डायमेंशन L3, वॉल्यूम के डायमेंशन L3, साथ ही में यहाँ पे पावर 2। सो ये जो डायमेंशन यहाँ पे मैंने निकाले, M1 L-1 T-2, दिस आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। दिस विल बी इक्वल टू A, अच्छा L3 इंटू 2, दिस विल बी L6। सो आपको A के डायमेंशन निकालने, L6 इधर जाएगा, सो दिस विल बी M1 L-1 यहाँ से T-2 इंटू यहाँ पे L6। सो L6 एंड -1 को देखिए, सो दिस विल बी M1 L5 T-2। सो ये आपका आंसर रहेगा M1 L5 T-2। क्लियर, सो M1 L5 T-2, M1 L5 T-2 आपका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, जो इम्पल्स हमारे पास होता है, इम्पल्स हमारे पास होता है F इंटू टी एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा P। सो इट इज इक्वल टू बेसिकली दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी यूनिट इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट? लेंथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, मास, करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है? एक डिराइव्ड यूनिट।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द ओनली मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। किस क्वांटिटी में आपको नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास दिखते हैं? डायरेक्ट मैं जाऊंगा ऑप्शन डी पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे पास एफ होता है इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहाँ से अगर आप जी को निकालोगे आपका जी निकल के आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। देखिए एफ ऊपर हमारे पास m1 L1 t माइनस 2 यानी कि फोर्स के डायमेंशन इंटू एल स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस के डायमेंशन, डिस्टेंस एल एंड ऊपर पावर 2, नीचे मैस यानी कि m2। जब m2 ऊपर जाएगा आपको खाली m के साथ डील करना है यहाँ पे, दिस इज m1 दिस इज m2। जब m2 ऊपर जाएगा दिस विल बी m1, यहाँ से m माइनस 2। सो बेसिकली आपके पास जो m होगा नेट दैट विल बी -1। सो इस फिजिकल क्वांटिटी में आपको नेगेटिव डायमेंशन ऑफ मैस मिल रहे हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इम्पल्स इज ए, बोलिए इम्पल्स हमारे पास क्या है? स्केलर इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, या फिर इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, या फिर ए फोर्स। रेट ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी अपॉन डेल टी, नहीं भाई साहब, इक्वल टू चेंज इन दी मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। इम्पल्स जो हमारे पास होता है इट इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। क्लियर? सो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, if mu s is coefficient of static friction, the maximum speed V max with which a vehicle can negotiate an unbanked curved track having radius r and inclined at an angle theta with respect to horizontal। ऐसे हमारे पास जो बैंकिंग है, क्लियर, यानी कि बैंकिंग एंगल हमें दिया गया है थीटा। आपको बोलना है कि कोएफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, क्लियर, विद विच a vehicle can negotiate unbanked curved track, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। सो इसने थीटा आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये बोल रहा है अनबैंकड, क्लियर, अनबैंकड कर्व ट्रैक। क्लियर? सो इस कंडीशन में हमारे पास देयरफॉर अगर अनबैंकड है हमें क्या करना होगा? अगर आपने इन डिटेल पढ़ा होगा, जब भी अनबैंकड हमारे पास होता है, क्योंकि ये फील्ड वर्क में भी हम करते हैं, क्लियर, हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है, इन डिटेल प्रैक्टिकल अपनी आंखों से हम करते हैं। क्लियर? सो अनबैंकड रोड में बेसिकली क्या होता है, हमें जो वेलोसिटी या फिर स्पीड होती है इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह वहाँ पे ना हो जाए। सो वी मैक्स जो बेसिकली हमारे पास निकल के आता है दैट इज म्यू एस इंटू आर जी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड को हमें लिमिट करना होता है। एंड अगर आपने करू में देखा होगा कहीं पे, कर्व्ड रोड में भी जो ब्लाइंड रोड होता है वहाँ पे साइन करू वगैरह लगाए, वहाँ पे साइनस लगाए जाते हैं। वी मैक्स जो आपके पास है इट इज म्यू अंडर रूट म्यू एस आर जी। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ड्राइवर है उसको अपनी स्पीड को क्या करना है, लिमिट करना है। एंड रोड पे आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होगा, रेड कलर से लिखा होगा, एक बोर्ड बनाया होगा एंड उसमें लिखा होगा 50। क्लियर? ये 50 क्या डिनोट कर रहा है कि ड्राइवर को 50 किलोमीटर पर आवर से चलना है। कहीं पे लिखा होगा 60, कहीं पे 40, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड। क्लियर? सो वहाँ पे साइन बोर्ड लगाया जाता है। यही साइन बोर्ड क्या मेंशन करता है कि वेलोसिटी को या फिर स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना है एंड कितनी स्पीड आनी चाहिए, अंडर रूट म्यू एस आर जी पढ़ा है हमने। क्लियर? नाउ if two bodies stick together after collision and move as a single body, the collision is said to be clear। यानी कि दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, चाहे ये बॉडी इधर जाए तब उस कंडीशन में इस बॉडी की वेलोसिटी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बॉडी वन, यानी कि v1 ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन v2, तभी ये बॉडीज कोलाइड करेंगी। एंड ये बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर। तो बोलिए भाई साहब, अगर बॉडी स्टिक कर रही हैं टुगेदर सो बताइए किस टाइप का कोलिजन हमारे पास है। क्लियर? किस टाइप का कोलिजन हमारे पास है? देयरफॉर ये जो कोलिजन हमारे पास होगा दिस विल बी बेसिकली परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये जो बॉडीज हैं ये एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? इन इलास्टिक कोलिजन बताइए इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। अगेन ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? डिफरेंशिएट करिए इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को। क्लियर? सो अगर मैं बेसिकली इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन एंड यहाँ से मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, बताइए इन डिटेल हमने देखा है। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मोमेंटम होता है इट इज कंजर्व्ड। क्लियर? मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी अगेन हमारे पास कंजर्व्ड। क्लियर? कंजर्व्ड। अच्छा,
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगेन कंजर्व्ड, क्लियर। अच्छा बताइए, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव इन नेचर, किसमें? इलास्टिक कोलिजन में, क्लियर, कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मड इनटू एनी अदर फॉर्म, पढ़ा है हमने इलास्टिक में। अच्छा, इन इलास्टिक में हमारे पास अगेन जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जी अगेन कंजर्व्ड। डिफरेंस कहां पे आता है? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। देयरफॉर जो आल्सो जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर। एंड यहाँ पे अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, क्लियर। सो ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव। देखिए, खाली ऑब्जेक्टिव ही नहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपके 2 मार्क एंड 3 मार्क के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बन रहे होंगे। सो इन इलास्टिक कोलिजन, आप बोलिए इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? क्लियर, करेक्ट क्या होगा? स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं एंड ऑलरेडी आपके सामने मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाया है। अब बताइए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या होगा? सो बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, बिल्कुल पहले दोनों कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क इज टर्न्ड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू, सो यहाँ पे किसकी एप्लीकेशन बेसिकली हमारे पास होती है? इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। नेक्स्ट, एंड बताया है मैंने लेक्चर्स में, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों में से रियल कौन होता है, अगर आपने ढंग से लेक्चर्स देखे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक बॉडी हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास है द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल। द एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स सेंटर, जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। एंगुलर स्पीड विल बी कांस्टेंट। द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, जो वेलोसिटी हमारे पास होती है बेसिकली वो कंटिन्यूसली चेंज होती है हमारे पास, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास होती है बेसिकली, क्योंकि डायरेक्शन हो रही है चेंज किसी वेलोसिटी की, देयरफॉर हम बोलते हैं वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, a particle is describing uniform circular motion, its acceleration is, बताइए अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी एक्सेलरेशन में? सो along the radius of circular path pointing towards the center, बिल्कुल, यानी कि along the radius of circular path and pointing towards the center, ये हमारे पास होगी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बेसिकली। नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, बताइए क्या फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है? नहीं होता है, क्लियर। सो इट विल रिमेन सेम, क्लियर, क्योंकि टेम्परेचर पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डिपेंड नहीं होता है बेसिकली, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस वगैरह पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या फिर नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, क्लियर। नेक्स्ट, एज ए जनरल रूल द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लाइडिंग स्पीड, डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, इज प्रोपोर्शनल टू लोड, अच्छा, इज ग्रेटर फॉर स्मूथ सरफेस। वी नो दैट जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होता है इट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। एंड एफ जो यहाँ पे हमारे पास है दिस इज बेसिकली फोर्स कह लो आप इसको लोड कह लो, एंड एफ जो हमारे पास है इट इज़ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि नॉर्मल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देयरफॉर जो फ्रिक्शन हमारे पास होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लोड, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ए पार्टिकल, देखिए इस इक्वेशन के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एंड ऑलरेडी मैंने देखिए न्यूमेरिकल्स की अगर मैं फर्दर बात करूं, ऑलरेडी मैंने जो 15 लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में भी बताया है कि किन टॉपिक्स पे ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एंड वहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल मैंने आपको PYQs कराए हैं। एंड अगर आप फर्दर चाहते हो न्यूमेरिकल्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्दर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उनके अलावा वो नहीं कराऊंगा, उनके अलावा, क्लियर। सो लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने हर लेक्चर में बताया है कि किस लेक्चर में जेके बुक्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फर्दर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, क्लियर, बट उसको देखना अच्छे से। नाउ mass m velocity v, क्लियर, एक पार्टिकल की विद मोमेंटम p, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन? सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p²/2m, अगेन फेवरेट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स आप जेके बुक्स, क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। नंबर 16 यहाँ पे देखिए, द एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट फोर्स करू
क्लियर। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करूँ कि अगर मैं बात करूँ एरिया की बात कर रहा है, सो ये जो एरिया होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, वर्क डन। सो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बार बार मैंने आपको बोला है अगर दो क्वांटिटीज़ का हमारे पास मल्टीपल आ रहा है, तीसरी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, एरिया से निकलेगी। क्लियर। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन। नेक्स्ट, द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। सो पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या कहलाती है, ये बेसिकली कहलाती है ट्रैजेक्टरी। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील। सो हमारे पास बाईसाइकिल व्हील है कोई, क्लियर, बाईसाइकिल व्हील है कोई, अगर ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी, दिस इज डी। सो ये क्या करता है, देखिए एक तो ये रोटेट करता है एंड साथ ही में ट्रांसलेट करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ बाईसाइकिल का टायर अगर यहाँ पे आया है, लेट इसमें क्या हुआ होगा, ए अब ऐसे बना है, बी ऐसे, सी पॉइंट ऐसे, डी पॉइंट ऐसे। सो जो मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील इज बोथ रोटरी एंड ट्रांसलेटरी। क्लियर, यानी कि रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन आपको यहां पे दिखता है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच, देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच, अगर यहाँ पे हमने कोई इंक्लाइनड प्लेन लिया है एंड इसमें मैंने एक बॉडी यहाँ पे रखी है एंड ये बॉडी यहाँ पे नीचे आ रही है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच द बॉडी बिगिनस टू मूव डाउन, जस्ट जब ही बॉडी जस्ट बिगिन करेगी नीचे आने को, सो उस एंगल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज, बताइए क्लियर, जो हमारे पास रेशियो होता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का। सो हमारे पास जो एफ होता है इट इज़ म्यू इंटू आर, एंड अगर आप म्यू निकालोगे, म्यू आपके पास होगा एफ बाय आर। सो एफ हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड आर हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट, अगर ये हमारे पास कोई टावर है यहाँ पे, क्लियर टावर है यहाँ पे, एंड ये हमारे पास यहाँ पे नीचे ग्राउंड सरफेस है एंड यहाँ से बॉडी नीचे आ रही है। सो इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास होती है, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इट इज इक्वल टू √2gh। क्लियर, v इज इक्वल टू √2gh। सब हमने पढ़ा है, टाइम भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एंड इस इक्वेशन के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको बोलना है। क्लियर, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए आपको बोलना है। सो अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करूं, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है हमारे पास E, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास। क्लियर, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। क्लियर, अच्छा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए कितना होता है हमारे पास, E इक्वल टू 1। परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी के लिए कितना होता है हमारे पास, 0। क्लियर, सो परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा है, सो इट इज हमारे पास 1 यहाँ पे। क्लियर, इट इज 1 यहाँ पे। नेक्स्ट, द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल बी इन द पोजीशन ऑफ, समझाया था मैंने आपको, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, दैट विल बी इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्लियर, सो आपको बेसिकली बोलना है कि जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास है किसी भी सिस्टम का, क्लियर, किसी भी सिस्टम का किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अच्छे से मैंने आपको समझाया था बेसिकली, क्लियर, कि किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हमारे पास होता है। क्लियर, सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, सो इट डजंट डिपेंड। क्लियर, देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्लियर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे तो डिपेंड करेगा। अच्छा, पार्टिकल्स के बीच हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अच्छा, साथ ही में मास ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपेंड होता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, बट फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होते हैं किसी भी सिस्टम में पार्टिकल के ऊपर, वो बेसिकली कितने होने चाहिए, 0। सो फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। नंबर 24, नेक्स्ट 25, देखिए आपको दिया गया है एक प्लेन यहाँ पे एंड इसमें बोला गया है एक डिस्क और स्फीयर हमारे पास है। लेट ये मेरे पास है एक डिस्क
एंड इसी पोजीशन पे मेरे पास एक स्फीयर है, क्लियर, इसी पोजीशन पे मेरे पास स्फीयर है जिनका रेडियस सेम है बट डिफरेंट मैसेस, रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइनड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, जो प्लेन की लेंथ एंड हाइट है वो सेम है, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, आपको बताना है कौन पहले आएगा। सो किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास। अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, देखिए अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, स्फीयर में बेसिकली हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज़ 2/5 mr², क्लियर, 2/5 mr²। एंड डिस्क की अगर मैं बात करूं, डिस्क में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज़ 1/2 mr²। एंड अगर आप यहाँ से इनका के निकालोगे, के हमारे पास होता है √I/m, क्लियर, √I/m। एंड की रेडियस ऑफ गायरेशन के बोलो या फिर आर बोलो, इट इज़ √I/m। एंड अगर आप स्फीयर के लिए निकालोगे सो दिस विल बी बेसिकली कितना होता है √2/5 एंड साथ ही में बाहर आपका आर रहेगा, क्लियर। एंड डिस्क के लिए अगर आप निकालोगे दिस विल बी बेसिकली 1/√2 एंड यहाँ से आर, सो दोनों में आर कॉमन है। एंड जो टाइम हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। सो अगर आप यहाँ से √2/5 का वैल्यू निकालोगे दिस विल बेसिकली कम आउट टू बी 0.63 आर एंड 1/√2 का वैल्यू आप निकालोगे इट इज़ 0.07 आर। सो बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन किसका ज़्यादा। सो हमारे पास जो डिस्क होता है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा एज कम्पेयर टू यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यहाँ पे स्फीयर, देयरफॉर जो डिस्क होगी इसमें जो टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू स्फीयर। बस इतना आपको याद रखना है, खेल ख़त्म, क्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स टू बॉटम फर्स्ट, कौन नीचे पहले आएगा जिसको कम टाइम लगेगा, देयरफॉर स्फीयर पहले आएगा। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, बताइए एनालॉग किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें पता होता है जो रोटेशनल मोशन हमारे पास होता है, रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है वही काम लीनियर मोशन में हमारा मास करता है, देयरफॉर मास इज द एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, क्लियर, सर्कुलर डिस्क, बताइए कितना होता है। आप मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क, बताइए कितना होता है डायरेक्ट, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इट इज़ 1/2 mr², आपको इनकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, सो आपको बोलना है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन एक बॉडी का किसके ऊपर हमारे पास डिपेंड होता है, क्लियर, किसके ऊपर डिपेंड होता है हमारे पास, क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन हमारे पास क्या है, मास एंड साइज ऑफ बॉडी, क्लियर, मास एंड साइज ऑफ बॉडी, अच्छा, देन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, साइज ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। सो बेसिकली जो हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास, क्लियर। सो आपने देखा होगा, क्लियर, अगर यहाँ से हमारे पास जो एक्सिस होती है, क्लियर, एक्सिस होती है एंड हमारे पास बेसिकली मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, क्लियर, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास कहाँ पे होगी, इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड होता है। डायरेक्ट आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड साथ ही में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको दिखाया था किन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड होता है हमारे पास, देखिए पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने आपको बोला था, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मैंने बोला था, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड होता है, अच्छा, साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड होता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है। सो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी एंड आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज, यहाँ पे करेक्ट आपको बोलना है जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, एंगुलर मोमेंटम, क्लियर, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्लियर। सो कौन सी प्रॉपर्टी या फिर स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इट इज़ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, नो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और रिलेशन हमारे पास है इसके लिए, सो हमारे पास L जो होता है इट इज़ बेसिकली I ओमेगा, बिल्कुल L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे I, अच्छा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, नो, जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है बेसिकली इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट हमारे पास होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, क्लियर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ रिंग ऑफ मास m, सो हमारे पास क्या है, एक रिंग
जिसका मास हमारे पास कितना है m, एंड इसका रेडियस हमारे पास कितना है r, इज मेल्टेड एंड देन मोल्डेड इनटू अ स्फीयर। इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने एक स्फीयर को बनाया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर विल, सो हमें पता होता है हमेशा, क्योंकि देखिए अगर इसने मेल्ट एंड मोल्ड किया है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं आई होगी, दे विल बी कांस्टेंट। सो वी ऑल नो दैट हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, रिंग का, इट इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि रिंग का जो बेसिकली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज़ mr², एंड अगर हम बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें स्फीयर की, इट इज़ 2/5 mr²। सो the moment of inertia of the sphere will be less यहाँ पे than that of ring. Next, the motion of center of mass is the result of, क्लियर। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। सो हमने देखा था जो मोशन ऑफ सेंटर मास होता है इट इज ओनली इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, क्लियर। सो किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड हमने इक्वेशन देखी थी जो ACM हमारे पास होता है इट इज बेसिकली, यहाँ पे हम लिखते थे F एक्सटर्नल डिवाइड बाय M, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है, क्लियर, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स होते हैं क्लियर पार्टिकल्स के बीच, वो इफेक्ट करते थे इंडिविजुअल लेवल पे, क्लियर, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के। बट अगर हम सेंटर ऑफ मास या फिर एज ए सिस्टम की बात करें, सिस्टम में खाली एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पैक्ट हमारे पास आता है। सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एंड क्योंकि सब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं, एंड आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। नेक्स्ट, व्हेन द फोर्स इन ए when the force in a force system lie in the same plane and have same line of action, हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी देखे थे हमने इन डिटेल में, एंड वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, क्लियर समझाया था। ऐसा नहीं कि हमने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे खाली पास होने के लिए, नहीं, हमने टारगेट स्टार्टिंग में ही रखा था 70 आउट ऑफ 70, एंड अगर आपने ढंग से लेक्चर्स देखे हैं, 2-3 रिविजन्स किए हैं, आपके 70 आउट ऑफ 70 कहीं नहीं जाएंगे। नाउ देखिए, सेम प्लेन में फोर्स लाई कर रहे हैं एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन है। अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं सो बताइए क्या, कोप्लेनर। अच्छा सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो बताइए हमारे पास क्या, क्लियर, हमारे पास क्या, कोलिनियर। सो कोप्लेनर एंड कोलिनियर। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स लॉ known also as the ट्रायंगल लॉ, स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। सो इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं, क्योंकि एफ हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्लियर, आर स्क्वायर। एंड अगेन जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ सेंट्रल फोर्स हमारे पास, एंड जहाँ पे भी आपको दिखे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बेसिकली सेंटर फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो ऑलवेज यहाँ पे टुवर्ड्स होता है एक फिक्सड पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बताइए, इज मैक्सिमम एट पोल्स, इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं, इज मैक्सिमम एट द इंटरनेशनल टाइम लाइन। सो बताइए हमारे पास होता क्या है, पोल्स पे एंड इक्वेटर पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं पोल्स की बात करूं, पोल्स पे हमारे पास बेसिकली जो अर्थ होती है दैट इज़ फ्लैट, एंड इक्वेटर की अगर मैं बात करूं वहाँ पे हमारे पास जो अर्थ होती है दैट इज़ बेसिकली कर्व्ड। एंड आपने देखा होगा फिर इसी के कारण जो यहाँ पे डिफरेंस आती है शेप में, सो इसी के कारण बेसिकली हमारे पास जो जी होता है इट इज़ बेसिकली मैक्सिमम एट पोल्स, क्लियर, ये हमारे पास होता है मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट, इफ VE डिनोट्स एस्केप वेलोसिटी, सो VE किसको डिनोट कर रहा है, एस्केप वेलोसिटी को, एंड VO डिनोट कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को। सो आप बताइए इनके बीच रिलेशन, एंड इसको हमने देखा था जो VE हमारे पास होता है, बताइए VE किसके बराबर हमारे पास होता है, इट इज़ √2 VO यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि VE हमारे पास किसके बराबर था, अगर आपको याद होगा, सो इट इज़ √2 GR, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास थी किसके बराबर, GR, देयरफॉर यहाँ से हमने ये रिलेशन देखी थी, क्लियर। सो VE इज √2 टाइम्स VO। नेक्स्ट, वर्क डन इन टेकिंग ए मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड्स अपॉन, क्लियर, अगर वर्क डन एक किस में, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्लियर, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। सो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास किस टाइप का फोर्स होता है, ये एक
कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होता है, क्लियर, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होता है। एंड बेसिकली यहाँ पे खाली जो फोर्स होता है वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड होता है, क्लियर, एंड पॉइंट्स, देयरफॉर द एंड पॉइंट्स ओनली, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, नेचर ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, इन प्लेनेटरी मोशन, क्लियर, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इज, बताइए, केपलर भाई साहब ने बोला था, अगर आपको याद होगा, केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया, क्लियर, लॉ ऑफ एरिया। अच्छा, जो केपलर सेकंड लॉ था, अच्छा बेसिकली वो किसको वहाँ पे किसका कंजर्वेशन हो रहा था, क्लियर, वहाँ पे बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा था, क्लियर, एंगुलर मोमेंटम का वहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा था, क्लियर, क्योंकि जो हमारे पास प्लेनेट्स वगैरह होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर टॉर्क एक्टर्स, क्लियर, ऑन द प्लेनेट्स, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा वो कंजर्व होगा। नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग या फिर वायर, हमने देखा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इट इज बेसिकली इक्वल टू 1/2 ऑफ स्ट्रेस इनटू हमारा स्ट्रेन। नेक्स्ट, इफ ए नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कोलीज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, सो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स या फिर कोई भी ड्रॉप्स, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं एंड एक बड़े ड्रॉप को बना रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ न्यू ड्रॉप विल बी, सो अगेन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस टेंशन वगैरह है उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्लियर। सो बताइए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास अगर बड़ा ड्रॉप बना, सो बेसिकली जो सरफेस एनर्जी हमारे पास होगी वो क्या होगी, कम होगी, देयरफॉर जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्लियर, द टेम्परेचर ऑफ न्यू ड्रॉप विल, वो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट हमारे पास एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो सरफेस टेंशन हमारे पास होता है, सरफेस टेंशन हमारे पास इंक्रीज होता है। एंड आपके बोर्ड में बताया जाता है 2 या 3 माह का, डिराइव करिए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। एंड सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। सो ये रिलेशनशिप आपको वहाँ पे डिराइव करनी होती है एंड मैंने आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर लाइन इज, देखिए हमेशा मैंने आपको कर्व एनालिसिस में बोला है 2 चीज़ें, या तो आपको स्लोप निकालना होगा, क्लियर, या तो बेसिकली आपको एरिया निकालना होगा, क्लियर, या तो आपको एरिया निकालना होगा। अगर आपको थीटा निकालना होगा एंड अगर आपको एरिया इतना आपको निकालना होगा, देयरफॉर यहाँ से आपका थीटा यानी कि स्लोप, जो स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ हमारे पास है, स्ट्रेस यहाँ से हमारा स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेस, यहाँ से स्ट्रेन, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, अच्छा अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, सो इसका जो स्लोप हमारे पास होता है tan ऑफ थीटा या फिर स्लोप, दैट इज बेसिकली इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर। अगर ये ऑब्जेक्टिव आया, ध्यान रखना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन बी यंग्स, इट कैन बी बल्क, इट कैन बी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बट एरिया की अगर मैं बात करूं, जो एरिया हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। सो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास, क्लियर, सो ये हमारे पास होती है एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट, 2 ग्लास प्लेट्स हैविंग ए लिटिल वाटर इन बिटवीन देम, हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, क्लियर, एंड इनके बीच थोड़ा सा पानी रखा गया है, क्लियर, पानी रखा गया है, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन। बताइए 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 क्यों हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मे बी आपसे 2 माह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई, क्योंकि बेसिकली किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। एंड मैंने आपको बोला था सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट इनेबल्स द सरफेस टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस, क्लियर। सो इस ये जो सरफेस होती है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है या फिर एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है, किस प्रॉपर्टी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बताइए क्या होती है, इट इज बेसिकली 9/y इज इक्वल टू 1/b प्लस यहाँ पे 3/नीटा। अच्छा, चाहे आप बी लिखो या फिर के, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। किसी बुक में होगा बल्क मॉडुलस बी, किसी में लिखा होगा के, एंड किसी बुक में जो शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा वो नीटा लिखा होगा या फिर जी लिखा होगा, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर विच
टू पेयर्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम। देखा था हमने प्योर वाटर एंड गिलास, गिलास एंड अल्कोहल, इनमें देखा था हमने जो थीटा हमारे पास होता है दैट इज 0 डिग्री। क्लियर, इनके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनमें 0 होता है। क्लियर, चाहे आप प्योर वाटर एंड गिलास की बात करो या फिर गिलास एंड अल्कोहल की बात करो। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिक्विड विद ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास होता है बेसिकली बोथ, एक तो सॉलिड के ऊपर डिपेंड होता है एंड साथ ही में लिक्विड के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि इनकी सरफेस वगैरह। क्लियर, या फिर इनका मटेरियल। क्लियर, इन चीज़ों पे हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज एंड लिक्विड्स इंक्रीज, गैस इंक्रीज एंड लिक्विड्स इंक्रीज। सो हमने इसके लिए करू भी देखा था, ऐसे कुछ हमने करू देखा था। इनिशियली जो लिक्विड्स हमारे पास होते हैं उनमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस, बट जितना टेम्परेचर बढ़ेगा जो गैस हैं उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी एंड लिक्विड जो हैं उनकी विस्कोसिटी हमारे पास क्या होगी, उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर, सो बताइए सो गैसेस में इंक्रीज होगी एंड लिक्विड्स में डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, द मिनस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन ए कैपिलरी ट्यूब। क्लियर, देखा था हमने ये वाटर का मिनस्कस बन रहा था एंड ये हमारे पास मर्क्यूरी का बन रहा था। दिस वाज वाटर H2O एंड ये मर्क्यूरी का मिनस्कस। सो बताइए मर्क्यूरी में किस टाइप का मिनस्कस बन रहा था, कैपिलरी में हमने देखा था। सो बताइए किस टाइप का था। सो ये हमारे पास बेसिकली था कन्वेक्स। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। सो हमारे पास जो यंगर्स मॉडुलस होता है इट इज रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस आप बोलो डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, सो इट इज बेसिकली यंगर्स मॉडुलस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर, सो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। हमारे पास जो रेन ड्रॉप आता है, रेन ड्रॉप आता है नीचे ऐसे आ रहा है। क्लियर, एक विस्कस मीडियम में देखा था हमने एंड एक टाइम पे होगा क्या, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ड्रॉप के ऊपर वो नीचे लग रहा होगा एंड इसके ऊपर दो फोर्स हमारे पास लग रहे होंगे। एक हमारे पास लग रहा होगा बायोंड फोर्स एंड दूसरा हमारे पास लग रहा होगा विस्कस फोर्स। एंड जिस टाइम हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बायोंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। सो होगा क्या, उस टाइम जो बॉडी होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगी एंड उस वेलोसिटी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं फिर टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर, सो टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है बॉडी में, जब विस्कस फोर्स प्लस बायोंड फोर्स बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, ए ब्लैक बॉडी। बताइए ब्लैक बॉडी क्या करती है, इज द मोस्ट एफिशिएंट एब्जॉर्बर। सो ब्लैक बॉडी जो हमारे पास होती है इट इज मोस्ट एफिशिएंट एब्जॉर्बर हमारे पास। क्लियर, एंड ब्लैक बॉडी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था क्योंकि आपके सिलेबस में ब्लैक बॉडी मेंशन की गई है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच ए ब्लैक बॉडी सीजेस टू रेडिएट एनर्जी। बताइए किस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी सीज यानी कि टोटली बंद हो जाती है एनर्जी को रेडिएट करना। सो इट इज़ बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर 0 केल्विन। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट इन द थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय, सो बेसिकली इट इज गिवन बाय वेन्स लॉ। क्लियर, एंड ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन। बताइए किन के बीच रिलेशनशिप देता है। सो इसमें हमने देखा था वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ में, अगर आपको याद होगा लेम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, सो यहाँ पे हम देख रहे थे बेसिकली वेव लेंथ को। क्लियर, हम यहाँ पे वेव लेंथ को देख रहे थे कारस्पॉन्डिंग टू, अगर आपको याद होगा, एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्लियर, नेक्स्ट, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द। बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका प्रिंसिपल है। सो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल। क्लियर, फर्स्ट लॉ का प्रिंसिपल हमारे पास। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज्ड। सो एवरीबडी नोस जहाँ पे हमारे पास हीट एक्सचेंज नहीं होती है इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक। सो इट इज बेसिकली आइसोथर्मल। बाकियों के कंपैरिजन में एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इनके कंपैरिजन में आइसोथर्मल हमारे पास स्लो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस बिहेव लाइक। बताइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं, लाइक परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स। क्लियर, नेक्स्ट,
अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ही क्वेश्चन है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, सो हमने देखा था जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने देखा था कि हमारे पास होता है 3/2 kT या फिर 3/2 RT। क्लियर, सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हैं। क्लियर, सो बेसिकली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। आपको बोलना है कि यूनिक फंक्शन यहाँ पे ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात हो रही है। चेंज इन यहाँ पे हीट या फिर चेंज इन वर्क, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर चेंज इन हीट एंड चेंज इन वर्क बोथ। यहाँ पे क्लियर, चेंज इन वर्क बोथ यहाँ पे आपको बोलना होगा। नाउ अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, क्लियर, इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास होती है बेसिकली इंटरनल एनर्जी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होती है। देयरफॉर अगर स्टेट फंक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड होगी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के ऊपर। सो इट इज डेल्टा यू। At 0 Kelvin, which of the following property of a gas will be zero? क्लियर, 0 Kelvin पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास जीरो होगी? क्लियर, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की इट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, एंड 0 केल्विन को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो देयरफॉर वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर, देयरफॉर कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ ए टेम्परेचर होगा क्या, मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप। क्लियर, मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, वो स्टॉप होगा। क्लियर, या फिर वो सीज हमारे पास होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन ए डाई एटॉमिक गैस। देखा था हमने अच्छे से मोनो एटॉमिक, फिर हमने डाई एटॉमिक, फिर हमने ट्राई एटॉमिक में देखा था। एक तो नॉन लीनियर एंड ट्राई एटॉमिक में ही हमने क्या देखा था, लीनियर अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट टेबल आपके पास है। क्लियर, यहाँ पे एन देखा था हमने, के देखा था हमने, एफ देखा था हमने, अगर आपको याद होगा। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूँ यहाँ पे N1, अच्छा डायटोमिक देयरफॉर N2, अच्छा ट्राई चाहे लीनियर नॉन लीनियर हो या फिर लीनियर, दोनों में N हमारे पास 3 होगा। एंड के मैंने आपको दिखाया था कितना होता है हमारे पास 0 1 3 2, वहाँ पे अच्छे से मैंने आपको दिखाया था। क्लियर, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास मोनो एटॉमिक होता है इसमें हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। अच्छा डाई एटॉमिक में हमारे पास 5 डिग्रीज। अच्छा ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करूँ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करूँ 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे बेसिकली डाई एटॉमिक को बोल रहा है एंड बोल रहा है ट्रांसलेशनल। एंड यहाँ पे हमने देखा इसमें अगर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, इसमें ट्रांसलेशनल कितनी हमारे पास 3, एंड रोटेशनल कितनी होती है, रोटेशनल 2 होती हैं। एंड ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल 3 एंड रोटेशनल भी बेसिकली कितनी होती है, 3। क्लियर, रोटेशनल भी 3 होती है। एंड इसमें एक्स्ट्रा एक तो ट्रांसलेशनल 3 एंड रोटेशनल 3 एंड साथ ही में वाइब्रेशनल 1 आ जाती है, किसमें हमारे पास ट्राई एटॉमिक लीनियर में। ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। सो नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन डाई एटॉमिक गैस। सो बताइए ट्रांसलेशनल कितनी है। सो ट्रांसलेशनल हमारे पास 3 है यहाँ पे। क्लियर, ट्रांसलेशनल हमारे पास 3। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी, इसकी डेरिवेशन हमने देखी थी। प्रेशर हमारे पास होता है 2/3E। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज प्रोपोर्शनल टू, एंड टोटल एनर्जी हमने देखा था, जो टोटल एनर्जी हमारे पास निकली थी TE, किसमें SHM की अगर मैं बात करूं इट वाज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड कितनी थी 1/2 ऑफ। एंड ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, टाइम पीरियड को अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड टाइम पीरियड को दोनों, एक तो डायमेंशनल एनालिसिस से भी प्रैक्टिस करना एंड दूसरा जो जनरल मेथड हमारे पास है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर उसने पूछा होगा बाय द डायमेंशन एनालिसिस, सो मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया है। अगर आपको उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया होगा, सो हमें जनरल मेथड से करना है, जो हमने वीडियो में देखा था। क्लियर, लेक्चर्स में देखा था। क्लियर, सो टोटल एनर्जी गलत करके नहीं आएगा। अगर आप डायमेंशन एनालिसिस से करके आओगे वो आपको खाली 1 मार्क्स वहां पे देगा, ध्यान रखना। क्लियर, टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम। क्लियर, टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम 2π√LG, L/G यहाँ पे। क्लियर, ध्यान रखना। सो जो टाइम पीरियड हमारे पास, अच्छा टोटल एनर्जी की बात हो रही है, जो टोटल एनर्जी हमारे पास है इट इज़ 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर, या फिर यही हमारे पास क्या होती थी 1/2 ऑफ के ए स्क्वायर, क्योंकि के जो हमारे पास होता था के हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता था। बताइए जो टोटल एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, फॉर मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टू बी सिंपल हार्मोनिक। बताइए क्लियर, जो सिंपल पेंडुलम हमारे पास है अगर इसका मोशन हमारे पास क्या होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक, क्लियर, यानी कि SHM। सो बताइए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड है चीज़ें। सो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए हमारे पास, एम्पलीट्यूड हमारे पास बेसिकली स्मॉल होना चाहिए, क्लियर, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल बी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर SHM। बताइए कॉन्स्टेंट पीरियड नहीं हमारे पास, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने आपको, A मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू -x और A मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू -y, जो भी आप ले लो, क्लियर। सो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट हार्मोनिक, लास्ट लेक्चर जो हमने देखा लेक्चर नंबर 15 या फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स का पार्ट 2, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें आपको इन डिटेल में डिराइव कराई वहाँ पे या फिर लिखाया। द फर्स्ट हार्मोनिक इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, क्लियर, आप लेंथ L हैज़ अ वेव लेंथ, सो पहले मैं कितनी, एंड ये ऑब्जेक्टिव मैंने वहाँ पे भी आपको समझाया था, एंड m लैम्डा 1 कितना निकला था हमारा 2L। डायरेक्ट लेक्चर्स में जाइएगा वहाँ पे आप सीखोगे स्ट्रेचड स्ट्रिंग। नेक्स्ट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप एंड अ क्लोज्ड ट्यूब। देखिए पहले दी है इसने ओपन पाइप एंड देन दिया है क्लोज्ड ट्यूब। आप सेम लेंथ विद v एज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रेस्पेक्टिवली आर। बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज यानी कि ν1 एंड ν1। सो अगर मैं ओपन पाइप की बात करूं, क्लियर, अगर मैं ओपन पाइप की बात करूं, इसमें हमारे पास आ रहा था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इट वाज बेसिकली v/2L, क्लियर, यहाँ पे L1 था बेसिकली, बट इसने लेंथ यहाँ पे सेम कंसिडर की है। एंड क्लोज्ड पाइप की अगर मैं बात करूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही थी दैट वाज v/4L। सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी जेके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल सेशन में भी दिखाया था, जो लास्ट ईयर मैंने कंडक्ट किया था, वो भी देखिएगा। एंड फर्दर एक या दो जितने भी बनेंगे न्यूमेरिकल सेशन में लाऊंगा, क्लियर। बीट्स आर दी रिजल्ट, आप देखिए बीट्स देखा था हमने देखा था बीट्स, स्टेशनरी वेव, इंटरफेरेंस कंडीशन हमने देखी थी, याद होगा, क्लियर। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अच्छे से लेक्चर्स को देखिएगा, एक नहीं 2 बार देखिएगा, क्लियर। पहली बार नोट्स, दूसरी बार 2x स्पीड, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, 2x स्पीड पे देखिएगा अच्छे से। नाउ इफ ν1 एंड ν2 आर दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू टूनिंग फॉक्स देन बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल के आती थी ν1 - ν2। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इन ए गैस। बताइए स्पीड हमने देखा था बेसिकली, फिर किसके बराबर थी, गैस पार्टिकल की, इट वाज गामा p/ρ। सो प्रेशर पे डिपेंड, डेंसिटी पे डिपेंड। अच्छा ऑप्शन हम पढ़ते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी, गलत यहाँ पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज इन प्रेशर नहीं, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो विच ऑफ द स्पीड ऑफ ए साउंड गैस इज देन डज डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ, बिल्कुल गेस, क्योंकि v जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली प्रपोर्शनल टू, अगर हम यहाँ पे देखें इट इज़ प्रपोर्शनल टू 1/√ρ यहाँ पे, क्लियर, इट इज़ बेसिकली प्रपोर्शनल टू 1/√ρ यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होती है हमारे पास। नेक्स्ट, साउंड वेव्स इन ईयर कैन नॉट बी पोलराइज्ड, क्लियर, साउंड वेव्स इन ईयर क्यों पोलराइज नहीं होती हैं, बिकॉज वो हमारे पास क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो हमारे पास ट्रांसवर्स नहीं होती है। एंड मैंने आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच डिफरेंस दिखाई दी एंड एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे बोली थी। नेक्स्ट, if x of t is equal to a cos omega t plus phi is the equation of simple harmonic motion, in the equation phi is, बताइए phi क्या होता है हमारे पास, phi हमारे पास होता है फेज, phi हमारे पास होता है कांस्टेंट फेज या फिर फेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हियर, इफ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बताइए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर हमारे पास ये है एक्सट्रीम पोजीशन एंड ये हमारे पास है मीन पोजीशन, बताइए मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है SHM में। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है इट इज़ मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। अच्छा यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास PE मैक्स होगा एक्सट्रीम पे, क्लियर। अच्छा एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्लियर। अच्छा
ए यानी कि एक्सेलरेशन मिनिमम या फिर जीरो आप बोल सकते हो, मिनिमम होगी यहाँ पे, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी मीन पे। सो मीन की आशा एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज जीरो, नहीं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल। जो इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन हमारे पास होती है, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, एंड एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल सेशन वगैरह आपके लिए लाऊंगा, एंड होप आपने लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपकी थ्योरी से, जो मैंने बिट बाय बिट कवर कराई है आपकी थ्योरी। क्लियर, अच्छे से रिवीजन करिएगा। थैंक यू ऑल।